लेक्चर का आगाज करते हैं। कैफ 4 लेक्चर नंबर 16। आज के लेक्चर में दो कंसेप्ट स्टडी करेंगे हम, एक मिस्टेक और दूसरा वाइड एग्रीमेंट्स। लेक्चर की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। जी व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप कुछ ना भी कहें फिर भी कुछ कह जाए, यानी सवाल ऐसा हो कि हमारा साइलेंट रहना भी एक जवाब है। जैसे किसी ने हमसे पूछा, आपको पता है लॉ क्या कहता है कि हमें अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सेलर के लिए उसके डिफेक्ट बताना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर बायर पूछे फिर बताना होता है। फिर बताना, बायर ने कहा सर ये जो आप मुझे प्रोडक्ट बेच रहे हैं इसमें अगर कोई डिफेक्ट है तो बता दें, हम साइलेंट रहते हैं। इसका मतलब क्या है? कोई डिफेक्ट नहीं है। यह है साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। ठीक है, नॉर्मली आपको पता है साइलेंस फ्रॉड नहीं है, साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। लेकिन जब क्वेश्चन इस तरह का हो जाए, जब साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच हो तो फिर फ्रॉड बन जाता है। ठीक है, साइलेंस इक्विवेलेंट टू, समझ आ गया कि अगर गाड़ी का इंजन खराब है तो मुझे बता दे, नहीं बताया तो मैं अज्यूम करूंगा ठीक है, हम कुछ भी नहीं बताते। तो ये इसका मतलब है हम कुछ ना बता के भी क्या कह रहे हैं, इंजन ठीक है। क्लियर हो गया? इक्विवेलेंट टू स्पीच का मतलब समझ आया? चलिए ठीक। अच्छा मुझे बताइए, साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ये हमारा जनरल रूल है। कुछ सिचुएशन में साइलेंस फ्रॉड है। एक तो आपने खुद पूछा कि इक्विवेलेंट टू स्पीच, इसके अलावा बाकी कौन सी सिचुएशन है? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, और तीसरा फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। शाबाश, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की एग्जांपल क्या थी? माँ बाप। ठीक है, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, करेक्ट। क्लियर हो गया क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? फिटेड एक्ट का मतलब है कि लॉ ने जो भी कह दिया वो भी फ्रॉड माना जाएगा। ये जो फिटेड एक्ट और एक और भी है लफ्ज़ साथ इसके, डिक्लेयर्ड एक्ट। हाँ, ये ऐसे में लॉ की अपनी डिस्क्रिप्शन है। वो कह रहे हैं ऊपर वाले तो फ्रॉड है ही है, इसके अलावा हमें लगा ना कि किसी भी केस में फ्रॉड हुआ है तो हम फैसला दे सकते हैं कि फ्रॉड है, उसे फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, डिक्लेयर्ड एक्ट का मतलब यही है कि जो कोर्ट ने कह दिया या लॉ ने किसी जगह पे कह दिया कि ये भी फ्रॉड, क्योंकि फ्रॉड के नए नए तरीके निकलते आते हैं ना, तो ये तो नहीं है हर नया तरीका निकलने पे लॉ को चेंज करके फ्रॉड की डेफिनेशन को बड़ा करना पड़ेगा। ये तो फिर वो यही काम करते रहते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या तरीका निकाला, एक बैलेंसिंग। ये अक्सर जगहों पे वो इस तरह का क्वेश्चन रखते हैं, खाली खाना छोड़ देते हैं कि जी ऊपर वाली चीजें तो फ्रॉड है या जो भी चीज, इसके अलावा भी अगर कोई हमने समझा कि कोई एक्ट फ्रॉड है वो भी उसे फ्रॉड समझा जाएगा, ताकि बाद में अगर सब्सिक्वेंटली कोई नई किस्म के फ्रॉड आते हैं ना, उनके लिए फिर लॉ को चेंज करने की जरूरत ना पड़े। समझ रहे हैं इनका मकसद? ये असल में कोई कंसेप्ट नहीं होता इसमें, ये जनरल पॉइंट है कि इसके अलावा भी जो हमने समझा कि फ्रॉड में कवर हो रही है कोई चीज, उसको हम कहेंगे ये एक्ट फ्रॉड है। क्लियर हो गया मेरे भाई? मुतमिन है जी? और कोई क्वेश्चन? फिटेड एक्ट और डिक्लेयर्ड एक्ट तकरीबन एक ही बात है, तकरीबन एक ही, बिल्कुल हमारे सिलेबस की हद तक एक ही बात है। शाबाश। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? जी जी पूछे। लॉस होना, फ्रॉड के केस में हमने ये स्टडी किया था कि लॉस होगा तो फिर उसका क्लेम फाइल होगा, वरना नहीं है। तो उन्होंने कहा सर ये लॉस सिर्फ मॉनेटरी टर्म में होना जरूरी है कि नॉन मॉनेटरी टर्म में भी हो सकता है? तो इसका जवाब है नॉन मॉनेटरी टर्म में भी हो सकता है। लॉ में जहां कहीं वो कहता है ना कि आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, तो ये जान माल इज्जत तीनों तरह का हो सकता है जी। हाँ, जैसे गुडविल होती है, बिल्कुल आप गुडविल को डैमेज करें वो क्लेम कर लेगा, गुडविल को डैमेज करने का भी क्लेम फाइल होता है। इसी तरह मैंने आपको बताया था, अब तो नहीं है हमारे सिलेबस में, वो जो था एग्रीमेंट टू मैरी, उसको ब्रीच करें तो उसके ऊपर लॉ जो है वो हैवी पेनल्टी इंपोज करता था, इसको लॉ सीरियस इशू। इसी तरह अगर बैंक रॉन्गफुली किसी पार्टी का चेक डिसऑनर करते, इसको भी लॉ एक सीरियस इशू कंसीडर करता है, हैवी पेनल्टी। इन दोनों केसेस में अगर देखा जाए फाइनेंशियल लॉस तो नहीं है, लेकिन एक रेपुटेशन का या एक मेंटल डैमेज होता है जिसकी बेस पे लॉ फाइनेंशियल कंपनसेशन अलाउ कर देता है। ठीक है, तो डैमेजेस क्लेम करने के जो हमारा नुकसान हुआ है वो जरूरी नहीं सिर्फ माली नुकसान हो, वो जान माल इज्जत तीनों चीजों का हो सकता है। और कोई क्वेश्चन? जी जी। अच्छा, इज्जत का फ्रॉड ये है कि जो रेपुटेशन है वो इफेक्ट होती है। अच्छा, जैसे आपने मुस्कुरा के पूछा ना, मैं समझ गया था, हाँ सवाल की ऐसे पूछ रहे हैं, तो जो आपके में कंसेप्ट आ रहा है वो गलत है, जो मैं बता रहा हूँ वो ठीक है। कि मार्केट में रेपुटेशन, ट्रेडर है ना, ट्रेडर उसकी रेपुटेशन होती है ना, तो जो रेपुटेशन इफेक्ट होती है उसकी वजह से वो क्लेम फाइल कर सकता है।
जी दोस्तों की डैमेजिंग क्लेम हमारा वो क्या कह रहे हैं? दोस्तों में डैमेजेस क्लेम होते हैं दोस्तों में? दोस्तों में तो कोई डैमेज क्लेम नहीं होता, कोई भी नहीं देता डैमेज, दोस्तों में कोई नहीं देता। हाँ हाँ जी बिल्कुल, हाँ, वो बिस्ती भी करते हैं साथ, बाद में ट्रीट भी लेते हैं हमसे। दोस्तों में डैमेज क्योंकि सोशल एग्रीमेंट है ना। हाँ जी बिल्कुल, तो जिस दोस्तों में है जिसकी लाठी उसकी भैंस। और की क्वेश्चन आज के लेक्चर की तरफ चलें। मिस्टेक वर्ड। अच्छा, अब मैं जो आपको बात बताने लगा ना शायद आपको हजम ना हो इतनी जल्दी। हर जगह पे ना, हर सब्जेक्ट में, हर बुक में कुछ होते हैं कंसेप्ट्स समझाने के लिए, और कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं समझे हुए कंसेप्ट्स को खराब करने के लिए। जैसा होता है ना, हमारे जो क्लास में आपके दोस्त बनते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सीए करने के लिए आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों का सीए खराब करने के लिए आते हैं। उसे ये कुछ ना कुछ काली भेड़े होती हैं। उसी तरह हमारे सब्जेक्ट्स में भी कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो काली भेड़े होती हैं, जो ऑलरेडी हमारे समझे हुए कंसेप्ट्स हैं उनको खराब करते हैं। उनमें से एक कंसेप्ट हम आज स्टडी करेंगे, मिस्टेक। हालांकि इसमें जितने भी एग्जांपल्स वो शेयर करता है वो ऑलरेडी किसी ना किसी हमने जो लीगल प्रोविजन पढ़ी हुई है उसमें कवर हो जाती है। इसकी जरूरत कतन कोई नहीं थी, मिस्टेक की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे ऑलरेडी जो समझे हुए कंसेप्ट उनको कंफ्यूज करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए शायद ये डाला, ठीक है, मिस्टेक वाला। हाँ, मिस्टेक से मिस्टेक कर दी उन्होंने कि मिस्टेक को हमारे सिलेबस में ऐड कर दिया। आज हम इसको कवर करें इसमें, लेकिन याद रखें मैं आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन करते हुए फिर मिस्टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाऊंगा, और जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे हम तो ऑलरेडी जो हमने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं उनके साथ भी लिंक करवाऊंगा कि ये कंसेप्ट हमने जो पहले पढ़ा हुआ ना उस लीगल प्रोविजन के मुताबिक भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन इस कंसेप्ट पे आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ मैं जो समझाऊं जितना समझाऊं उसको कवर करना है, इसको आगे नहीं सोचना। ऐसे ही है, जिस चीज की एग्जांपल बताऊंगा उसी की एग्जांपल ज़हन में रखनी है, जिसकी एग्जांपल नहीं बताऊंगा एग्जांपल आपने नहीं सोचनी, पूछना भी नहीं कि सर इसकी एग्जांपल क्या है। क्लियर? चलिए, मिस्टेक का मतलब गलती पे होना। मिस्टेक की दो टाइप्स हो सकते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि आपको कानून की किसी लीगल प्रोविजन का ना पता हो, आप एग्रीमेंट कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि अगर एग्रीमेंट तोड़ेंगे तो इसका क्या असर होगा, यह है मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, इशारा तोड़ा आपने लेकिन आपको नहीं पता कि इशारा तोड़ना जुर्म है, मिस्टेक ऑफ लॉ। लिमिटेशन पीरियड लॉ में कितना है? 3 साल, आपको नहीं पता, आप समझ रहे हैं शायद 4 साल है, आप समझ रहे हैं शायद 2 साल है, ये क्या है? मिस्टेक ऑफ लॉ। यानी मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब कि आपको किसी लॉ का पता ही ना हो या उसका गलत पता है, जो लॉ में लिखा हुआ है उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये क्या है? मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है कि आप जिस चीज के बारे में एग्रीमेंट कर रहे हैं उस चीज की किसी ना किसी फीचर या कैरेक्टरिस्टिक आपको पता ना हो, आपको इस चीज के बारे में कोई गलतफहमी हो कि ये चीज है नहीं है, किसकी है, कितनी है, कैसी है, इस तरह की गलतफहमी, इसे क्या कहते हैं? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस। आप समझ रहे हैं एक चीज है, असल में वो चीज नहीं है। ए ने बी से कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे, गाड़ी तुम्हारे नाम, घर तुम्हारे नाम, जिस वक्त ये एग्रीमेंट हो रहा है बेटी की डेथ हो चुकी है, एग्जिस्टेंस। ए ने बी से कहा मेरा जहाज चाइना से आने वाला है, जब आएगा तो मैं सारी चीजें तुम्हें इस प्राइस पे बेच दूंगा, उस वक्त तक जहाज डूब चुका है, एग्जिस्टेंस। हम जहाज डूब चुका है, हमें गलत फहमी है, क्या जहाज आ रहा है, एग्जिस्टेंस। बेटी की डेथ हो चुकी है लेकिन फादर को गलत फहमी है, क्या कि बेटी जिंदा, इसलिए एग्रीमेंट है। यह है मिस्टेक ऑफ एग्जिस्टेंस की एग्जांपल। क्वांटिटी की एग्जांपल क्या है कि मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं कि आपकी तीनों गाड़ियां मैं खरीदूंगा, असल में आपके पास 2 गाड़ियां हैं, ये क्या है? मिस्टेक एज टू क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा क्वांटिटी में एक फर्क ध्यान में रखिएगा, अगर मैं आपके पास असल में 2 गाड़ियां और मैं समझ रहा हूं 3 गाड़ियां, यह है मिस्टेक ऑफ क्वांटिटी। ये अगर मैं एग्रीमेंट करूंगा 3 की बेस पे, आप एग्रीमेंट कर रहे हैं 2 की बेस पे, ये मिस्टेक है। लेकिन अगर मैं एग्रीमेंट इस तरह करूं, समटाइम इस तरह होता है एग्रीमेंट कि आपके गोदाम में जितना भी माल पड़ा हुआ है मैं सारा खरीदूंगा,
10,000 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। इसमें ना मुझे पता है क्वांटिटी क्या है, ना आपको पता है क्वांटिटी क्या है, लेकिन लॉ कहता है ये एग्रीमेंट वैलिड है। क्यों? आप गोदाम में जाएंगे, काउंट करना शुरू कर देंगे, जितनी भी क्वांटिटी होगी वो आप 10,000 की बेस पे खरीद लेंगे, ये वैलिड है। ये अक्सर हमारे जो फार्मर्स होते हैं ना, किसान, वो ये एग्रीमेंट करते हैं। शुगर फैक्ट्री वाले उन्हें कहते हैं आपकी जमीन पे जितना भी गन्ना प्रोड्यूस होगा हम सारे का सारा 100 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे फॉर एग्जांपल। अब फसल बाद का तभी प्रोड्यूस होनी है, एग्जैक्ट क्वांटिटी का ना ए को पता ना बी को पता, ठीक है, लेकिन लॉ कहता है ये एग्रीमेंट वैलिड होते हैं। अब जब फसल प्रोड्यूस होगी क्वांटिटी मेजर की जाएगी कितनी है, और उस रेट के ऊपर जो तय हुआ है सारी क्वांटिटी सेल परचेज होगी, ये एग्रीमेंट वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं यूं एग्रीमेंट करूं आपके पास जो 50 मन गन्ना है वो मैं इस रेट पे खरीदूंगा और असल में इनके पास 40 मन गन्ना है, ये मिस्टेक होगी, ये मिस्टेक होगी। फर्क समझ आ रहा है दोनों में? ये है क्वांटिटी। अच्छा, क्वालिटी कि हम समझ रहे हैं, एक पार्टी समझ रही है चीज की क्वालिटी अच्छी है और दूसरी समझ, एक पार्टी समझ ए क्वालिटी दूसरी बी क्वालिटी। फॉर एग्जांपल हम एक दुकान पे गए, वहां पे हमें ताज नजर आया, हम समझ रहे हैं ये तो मुगले आजम का ताज है, असल में ये वो ताज है जो मुगले आजम फिल्म में पहना था अदाकार ने, हम समझ रहे हैं ये असल मुगले आजम का ताज। अच्छा, अगर फर्ज कीजिए हम ये समझते हुए खरीद लेते हैं कि ये असल वाला ताज है, दुकानदार को पता है ये तो नकल वाला है, लेकिन दुकानदार बताता नहीं, हमें बताता नहीं, हमने ये समझते असल वाला है, उसे खरीद लिया। बताइए फ्रॉड है कि नहीं? ये फ्रॉड नहीं है, नहीं है फैक्ट। अगर वो खुद से स्टेटमेंट देता ना ये असल वाला है, फिर ये फ्रॉड होता, वो साइलेंट रहा, ये फ्रॉड नहीं, ये फ्रॉड नहीं, ठीक है ये वाला। अच्छा, अगर वो हमसे ये कहता कि ये असल वाला है, हालांकि फिर फ्रॉड था, फिर एग्रीमेंट वॉइडेबल था। अच्छा, फर्ज कीजिए है जेन्युइन, उसे भी पता है जेन्युइन, ये क्वालिटी का फर्क समझ है, असल और नकल, 1 नंबर 2 नंबर, ए पेयर बी पेयर माल, इस तरह की टर्म यूज होती है ना, मेड इन जापान, मेड इन चाइना। ये अगर है जेन्युइन, हमारे ख्याल में इंटरनेशनल मार्केट में ये 10 करोड़ का बिकेगा और हमने उससे 5 करोड़ का खरीद लिया, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस लगवाई, वो 2 करोड़ निकले। अब ये हमारी मिस्टेक, हमने उसकी वैल्यू सही नहीं जज कर पाए। क्या ये मिस्टेक समझी जाएगी लॉ की नजर में? लॉ कहता है नहीं, मिस्टेक ऑफ वैल्यू इज नॉट कंसीडर्ड मिस्टेक। वैल्यू की मिस्टेक जो होगी ना, चीज की वैल्यू के बारे में आप अंदाजा लगा रहे हैं कितने की होगी, इसमें अगर आपकी गलती लगी, ये मिस्टेक नहीं है, ये मिस्टेक नहीं है। फर्क समझ रहे हैं? ठीक है, एक चीज ये है कि मैं समझ रहा हूं जेन्युइन है, ठीक है, मैं समझ रहा हूं जेन्युइन है और वो बाद में फेक निकले, ये इशू हो रहा है। मैं दुकानदार के पास गया, मैं भी समझ रहा हूं जेन्युइन है, वो भी समझ रहा है जेन्युइन है, हमने एग्रीमेंट किया, असल में फेक है, ये एग्रीमेंट वॉइड है, ये एग्रीमेंट वॉइड है। लेकिन मैं गया उसके पास, मैं समझ रहा हूं जेन्युइन, वो भी समझ और है भी जेन्युइन, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी वैल्यू 10 करोड़ है, असल में उसकी वैल्यू कम निकलती है। ये मिस्टेक नहीं है, इससे कॉन्ट्रैक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं, एग्जिस्टेंस, क्वांटिटी, ये समझ आ गई, क्वालिटी, आइडेंटिटी, कि कौन सी वाली है। इनके पास 2 गाड़ियां हैं, ब्लैक और व्हाइट, मैं ब्लैक का एग्रीमेंट कर रहा हूं, ये व्हाइट का समझ रहे हैं, आइडेंटिटी, ठीक है। टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, मैं समझ रहा हूं जिस दुकान का सौदा कर रहा हूं वो इनकी मिल्कियत है, ये भी यही समझ रहे हैं, लेकिन असल में वो इनकी नहीं, इनके भाई की मिल्कियत है, इनके फादर ने उनको गिफ्ट कर दिया था। ये क्या है? मिस्टेक एज टू टाइटल ऑफ सब्जेक्ट। अभी तक मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की क्या एग्जांपल हो सकती है, एक एग्जांपल मिस्टेक ऑफ लॉ की बताई, फिर आपको यह बता दिया कि मिस्टेक ऑफ वैल्यू ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं होती। सिर्फ एग्जांपल्स अभी तक बताई हैं, लीगल प्रोविजन अभी तक कोई नहीं बताई। एग्जांपल बताए क्लियर है कि नहीं? एक दफा एक एक करके 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल्स पढ़ लें मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, एक एग्जांपल मिस्टेक ऑफ लॉ की जहन में ले आए, लिमिटेशन पीरियड वाली लिखी नहीं हुई लेकिन जहन में ले आए, और ये एग्जांपल कि मिस्टेक ऑफ वैल्यू इज नॉट मिस्टेक। क्लियर? आगे चलें अब, कंसेप्ट ये जी 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 सर, ये
दोनों की साइड से होता है। हाँ, मैं उसकी तरफ आ रहा हूं, प्रोमिसर की साइड पे, प्रोमिसर की साइड उसकी तरफ आ रहा हूं मैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरह की हो सकती है, यूनिलैटरल, बाइलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब है जब एक पार्टी मिस्टेक पे हो, दूसरी पार्टी मिस्टेक पे नहीं है। जब एक पार्टी की गलत फहमी हो, एक पार्टी को गलती लगे, उसे क्या कहेंगे? यूनिलैटरल मिस्टेक। और जब दोनों पार्टीज को गलती लगे, बाइलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल और बाइलैटरल मिस्टेक में फर्क समझ आया? जब एक पार्टी गलती पे है, दो पार्टीज गलती पे हैं, दोनों, बाइलैटरल मिस्टेक। अल्लाह कहता है जब एग्रीमेंट हो रहा है, एक पार्टी को कोई गलतफहमी है ना कि ये शाहजहां का ओरिजिनल ताज है, एक पार्टी को गलतफहमी है इसकी वैल्यू 10 करोड़ है, एक पार्टी को गलतफहमी है, तो फिर एग्रीमेंट वैलिड रहता है, क्योंकि रूल है कैविएट एम्पटोर। कैविएट एम्पटोर, लेट द बायर बी अवेयर, मुश्तरी होशियार बाश। ये मुश्तरी होशियार बाश का इंग्लिश में तर्जुमा है, कैविएट एम्पटोर। एक पार्टी की गलती है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्यों वैलिड है? कैविएट एम्पटोर की वजह से। उस पार्टी को चाहिए था अच्छी तरह तहकीक करके इंफॉर्मेशन ले लेते। दोनों पार्टीज मिस्टेक पे हैं, एग्रीमेंट वाइड। बाइलैटरल मिस्टेक है तो वाइड। क्लियर? यहां तक क्या समझा हमने? मिस्टेक की दो टाइप्स, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट की कुछ एग्जांपल्स पढ़ी, मिस्टेक ऑफ लॉ की एक एग्जांपल पढ़ी। मिस्टेक ऑफ फैक्ट की आगे यूनिलैटरल मिस्टेक है तो वैलिड, बाइलैटरल है तो वाइड। क्लियर? हाँ, ये वैल्यू वाली चीज में रखिएगा। एक आदमी एक चीज को खरीदता है महंगी समझ के, बाद में उसकी प्राइस डिफरेंट निकलती है वैल्यू, एग्रीमेंट वैलिड है, एग्रीमेंट वैलिड। आगे चलते हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ, पाकिस्तानी लॉ या फॉरेन? पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक है तो वैलिड है, फॉरेन लॉ की मिस्टेक है तो वही रूल जो एफ फॉर फॉरेन, एफ फॉर फैक्ट, एफ फॉर फॉरेन, एफ फॉर फॉरेन लॉ की मिस्टेक है तो वही रूल जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का लगेगा। यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट का रूल क्या था? यूनिलैटरल वैलिड है, बाइलैटरल वाइड है। यूनिलैटरल वैलिड है, बाइलैटरल वाइड है। अगर पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक है तो वो वैलिड है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। बताया था? नहीं समझ आई? एग्जांपल से समझते हैं। पाकिस्तान में जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है, जो ये कहता है आप कितने अरसे में डेट रिकवर करवा सकते हैं, 3 साल। ए और बी का डेट का एग्रीमेंट हुआ। वो ये समझ रहे हैं कि लॉ ऑफ लिमिटेशन पीरियड, लॉ सही तरह नहीं पढ़ा, वो समझ रहे हैं 2 साल है। 2.5 साल गुजर गए, ए ने कहा हो लिमिटेशन पीरियड तो पूरा हो गया, अब मैं इससे 1 रुपया भी नहीं रिकवर करवा सकता। बी ने कहा चलो ऐसा करते हैं, अब लीगली तो तुम रिकवर नहीं करवा सकते मेरे से पैसे, एग्रीमेंट करते हैं, 10 लाख देना था, 5 लाख दूंगा, इन फुल सेटलमेंट ऑफ प्रीवियस डेट। मंजूर है तो बोलो। ए ने कहा अच्छा यार, एक तरफ तो मुझे कोई भी पैसे नहीं मिल रहे लीगली, ठीक है, झगड़ा करना पड़ेगा, उससे बेहतर है चलो आधे पैसे दे दो। एग्रीमेंट कर लिया कि जी प्रीवियस डेट की सेटलमेंट जो 10 लाख की थी, उसमें 5 लाख हम रिसीव कर रहे हैं, बाकी 5 लाख को रिमिट कर दिया। क्या कर दिया? रिमिट कर दिया। रिमिट का लफ्ज कभी सुना है? REMIT। रिमिट का मतलब है छोड़ देना, इसका नाम होता है शायद रिमिशन। रिमिट करना, छोड़ दिया। एक होता है वेव करना, माफ करना। रिमिट करने में और वेव करने में फर्क है। किसी से 10 लाख देना था, उसे कहा 5 लाख दो, 5 लाख माफ, यह है रिमिट किया। और किसी को 10 लाख देना था, कहा जाओ 10 का 10 माफ किया, यह है वेव। वेव करना। मैंने जो आपको एग्जांपल बता रही है वो रिमिट की एग्जांपल है, वेव की है? रिमिट की है। क्या कर सकते हैं ऐसा? एग्रीमेंट वैलिड है, बिल्कुल कर सकते हैं दोनों पार्टी। एग्रीमेंट हो गया 5 साल। बाद में ए को किसी ने बताया, ओए भाईजान ये पाकिस्तान के कानून में लिमिटेशन पीरियड 3 साल है, 2 साल नहीं है, तो अभी भी पूरे पैसे रिकवर करवा सकते हो, 3 साल पूरे नहीं हुए। अब बताइए ये जो दूसरा एग्रीमेंट हुआ है 5 लाख वाला, ये वैलिड है कि वॉइड है? लेकिन ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग की बेस पे हुआ था। हाँ, मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ में कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग मिस्टेक की बेस पे पाकिस्तानी लॉ वैलिड एग्रीमेंट किया तो एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। क्लियर हुई बात? चलिए जरा रिवीजन कर लेते हैं क्विक सी मिस्टेक की। मिस्टेक का मतलब क्या है? गलतफहमी होना, मिसअंडरस्टैंडिंग भी जिसे हम कहते हैं। मिस्टेक की 2 टाइप्स है, कौन कौन सी? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब क्या है? जिस चीज का सेल परचेज का एग्रीमेंट कर रहे हैं उसके हवाले से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। फॉर एग्जाम्पल बताएं मिस्टेक ऑफ फैक्ट की। क्वांटिटी
क्वालिटी, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस, टाइटल। हर एक का मतलब जहन में आ रहा है ना। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? चीज उड़ गई, तबाह हो गई। क्वांटिटी का मतलब एक बंदे के ख्याल में क्वांटिटी कुछ हो रहा है, दूसरे के ख्याल में कुछ हो रहा है। क्वालिटी, ए क्वालिटी बी क्वालिटी का फर्क। आइडेंटिटी, ब्लैक एंड व्हाइट वाला। और टाइटल कि किसकी है, दुकान की। बट ठीक है। अच्छा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या रूल है? यूनिलैटरल है तो वैलिड, बाइलैटरल है तो। यूनिलैटरल का मतलब क्या है? एक पार्टिकल। बाइलैटरल का मतलब। मिस्टेक ऑफ लॉ की एग्जांपल क्या है? लिमिटेशन पीरियड। मिस्टेक ऑफ लॉ के दो केसेस हैं, पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक है, फॉरेन लॉ की। पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक है तो, फॉरेन लॉ की मिस्टेक है तो फिर वही जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का असूल है, यानी यूनिलैटरल है तो और बाइलैटरल है तो वाइड। अगर हमें चीज की वैल्यू के बारे में कोई शक शुबा है, ठीक है, कोई नादिर नायाब चीज मिली, बहादुर शाह जफर की तलवार जो उसने कभी चलाई नहीं थी वो मिली, हम दोनों पार्टीज को पता है बहादुर शाह जफर की तलवार है, मैं समझ रहा हूं ये बिकेगी 50 लाख में, दूसरी पार्टी के ख्याल में ये 5 लाख से ज्यादा की नहीं बिकेगी, लेकिन फिर भी मैं खरीद लेता हूं, बाद में 5 लाख की बिकती है, क्या मैं एग्रीमेंट कैंसिल कर सकता हूं? लेकिन गलती लगी ना मुझे 50 लाख की। मिस्टेक ऑफ वैल्यू इज नॉट कंसीडर्ड मिस्टेक। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं जी। रिमिट और वेव में क्या फर्क बताया था? अगर हम पार्शल डेट माफ करें, पार्शल, इसे कहते हैं रिमिट, पूरे का पूरा माफ कर दे, इसे कहते हैं वेव। ठीक है? नहीं 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 नहीं, इसको जो जैसा पढ़ा है इसको यूनिलैटरल नहीं कह सकते। नहीं नहीं, इसको ऐसे ही करना है। ये एग्जाम में एमसीक्यूज में इस तरह पूछेगा। ये जो मैंने आपको बताया ना, आप समझ रहे हो कि पता नहीं सर ने क्यों एफआर फॉरेन और एफआर फैक्ट बता दिया है। एक एमसीक्यू में उसने कहा था कि बताओ फॉरेन लॉ की मिस्टेक का ट्रीटमेंट क्या होगा, पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक, यूनिलैटरल की, बाइलैटरल की मिस्टेक ऑफ फैक्ट जैसा रूल होगा। तो वहां पे हमने सिलेक्ट करना था कि फॉरेन लॉ का रूल वही है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। तो आपको ये जो बताया गया है ना, ये क्वेश्चंस को ये ऐसे नहीं है जैसे आईकैप ने समझाया वैसे ही आपके सामने रख दिया, वैसे नहीं है। ये एमसीक्यूज को आईकैप के पास पेपर को सामने रखे, जिस तरीके से पूछता है उस तरीके से कोशिश किया कंसेप्ट डेवलप हो। आपने इसको एज इट इज करना, इसको चेंज नहीं करना। ठीक है? मेरे पास एक ये भी ऑप्शन थी कि इसको दूसरे तरीके से पढ़ा सकता था, बड़ी हेडिंग यूनिलैटरल और बाइलैटरल होती और फिर नीचे बताता मैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, फिर बाइलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये भी प्रेजेंटेशन का तरीकाकार था, वो मैंने ये भी बनाया, चेक किया, पास पेपर का टेस्ट किया उसके ऊपर। उस तरीके से कुछ क्वेश्चन हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे, इससे सारे हो रहे थे। तो ये जो प्रेजेंटेशन आपको दी जाती है, ये टेस्टेड एंड ट्रस्टेड प्रेजेंटेशन होती है। कोशिश करें इसी को फॉलो करें आंखें बंद करके। क्लियर? हाँ, अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा इससे, वो फिर आए, वो भाई जिम्मेदार है, वो मेरे पास आ गया सर ये क्वेश्चन था, ये प्रेजेंटेशन थी, बताएं क्यों नहीं टेस्ट ये हो रहा टाइम। क्लियर जी? हाँ, कि वो पॉसिबिलिटी बेसिकली एग्जिस्टेंस में आ जाती है कि वो इम्पॉसिबल, कोई डिस्ट्रॉय हो जाए ना तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट तो हमें पता है ना, फर्स्ट टाइम कहां पढ़ा था? चैप्टर 2 में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे। वाइड, वाइड और वाइड, वैलिड, वाइड और वाइड। अच्छा बताइए, वाइड एग्रीमेंट, दो स्टेटमेंट दे रहा हूं। पहली स्टेटमेंट, वाइड एग्रीमेंट इज ए टाइप ऑफ इलीगल एग्रीमेंट। ट्रू फॉल्स? नो, इलीगल एग्रीमेंट इज ए टाइप ऑफ वाइड। बिल्कुल ठीक। ऐसा मतलब वाइड एग्रीमेंट्स के बहुत सी टाइप्स हैं, उनमें से तो अब मैं सिर्फ वाइड एग्रीमेंट्स की टाइप आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद खत्म। आज कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाना, बस इतना काफी है। कंसेप्ट है वाइड एग्रीमेंट्स। वाइड एग्रीमेंट्स एग्जांपल्स ऑलरेडी कवर्ड। आपने अभी यहाँ शुक्रिया अदा कर दिया। मैं इसका ये मतलब नहीं जल्दी छोड़ने लगा आपको, लेकिन फर्ज कीजिए अगर मैं जल्दी छोड़, आप अभी अकाउंटेंट, इसका मतलब पूरे नहीं बने। जब मैं स्टूडेंट था ना, हमारे जरा घर के हालात टफी होते थे, तो फीस जब देता था ना, तो मैं जब स्टूडेंट था, मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन कर रहा होता था, टोटल फीस मेरी इतनी है, सेशन में इतनी क्लासेस होनी है, एक क्लास के इतने पैसे। जिस दिन क्लास सर 10 मिनट जल्दी क्लास खत्म करते मुझे दुख होता था, मैं कहा मेरे पैसे दया हुए। ठीक है? तो जल्दी क्लास छोड़ने में जो है ना, फिक्रमंद हुआ करें और शुक्रिया ना अदा किया करें। बहरहाल जी, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, वाइड एग्रीमेंट एग्जांपल्स ऑलरेडी। अच्छा, ये वो एग्जांपल, वैसे आईकैप ने ऐसे नहीं किया हुआ, आईकैप ने सीधी लिस्ट दी हुई है, लेकिन मैंने चूंकि आपको रिवीजन भी करवानी थी, तो मैंने कहा जो रिवीजन वाले कंसेप्ट है वो साइड पे करते हैं, जो नए कंसेप्ट हो गए वो साइड में। पहला, वाइड एग्रीमेंट। आपने पहले मुझे बताना है ये एग्रीमेंट वाकई वाइड है कि नहीं। एग्रीमेंट विद इनकम्पिटेंट पर्सन, वाइड एग्रीमेंट।
अच्छा इनकम्पिटेंट में पता कौन कौन से लोग आते हैं? माइनर, अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालीफाइड पहला, शाबाश शाबाश। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग, वाइड, शाबाश। इलीगल एग्रीमेंट, हाँ। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन विद सम एक्सेप्शन, जब डिस्कस करनी है कि कर ली है? कर ली है। तो कौन बताएगा एक्सेप्शंस? 4 बता दे। एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वो जो लव एंड अफेक्शन वाला था, यस। टाइम बार डेट का एग्रीमेंट, कंप्लीटेड गिफ्ट था, चैरिटी में कंट्रीब्यूशन, शाबाश शाबाश, दीजिए भाई को प्राइज। इसका मतलब है बाकी हमने पढ़ लिया। फिर एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज, ये एग्रीमेंट भी वाइड था। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज एक्सेप्ट माइनर, इसका मतलब क्या है? हाँ बस सही कहा उन्होंने, वो बच्चे से शादी नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो इसका मतलब है हम किसी के साथ एग्रीमेंट करके उसे शादी ना करने का पाबंद नहीं बना सकते, लेकिन चूंकि लॉ माइनर की मैरिज को डिस्करेज करता है, इसलिए कहता है माइनर के साथ अगर एग्रीमेंट हुआ है ना इन स्टेट, वो ठीक है जब तक कि वो उसकी एज नहीं हो जाती। चलिए ये तो ऑलरेडी हमने सारे पढ़े हुए हैं, अब आगे चलते हैं। न्यू एग्जांपल्स जो हमने डिटेल में पढ़नी है, लेकिन आज नहीं, कल। पहले एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड। एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? कारोबार करना। लॉ ये कहता है हर शहरी का हक है कि वो पाकिस्तान की किसी भी जगह पे कोई भी लीगल प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकता है। आप किसी पर्सन के साथ एग्रीमेंट करके रोक नहीं सकते कि तुम कोई भी खास प्रोफेशन अडॉप्ट ना करो या उस जगह पे काम ना करो, ठीक है। एग्जाम्पल देता है एक जगह पे, वो कहता है फर्ज कीजिए 2 लोग एक ही मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं। एक बंदा दूसरे बंदे को पेमेंट देके 1 लाख रुपया देके कहता है आइंदा तुमने इस मार्केट में काम नहीं करना। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। क्यों? ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड है। आगे चल, लेकिन ये आगे कंसेप्ट भी खुलेगा। और फिर एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये एग्रीमेंट करना कि कोई पार्टी दूसरे के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लेगी। देखिए अगर कोई कमर्शियल एग्रीमेंट है ना, कमर्शियल एग्रीमेंट होता है जब, उसमें लॉ ये कहता है हर पार्टी का राइट है, बल्कि कोई भी एग्रीमेंट हो, हर पार्टी का राइट है कि दूसरी पार्टी के अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे उसके खिलाफ केस फाइल कर दे। अगर पार्टीज आपस में एग्रीमेंट तो करती हैं, लेकिन एग्रीमेंट में यह तय करती है कि इन केस ऑफ ब्रीच कोई भी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लेगी। लॉ कहता है इसको वाइड, और इसको लॉ इसलिए वाइड कहता है अगर आप डिसएग्रीमेंट के केस में कानून का दरवाजा नहीं ना खटखटाएंगे तो फिर आपस में आपका लड़ाई झगड़ा होगा। अगर आपने लीगल प्रोसीडिंग नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो फिर फैसला कौन करेगा? फिर दोनों पार्टी अगर कोर्ट दरमियान में ना आए, दोनों पार्टी खुद ही फैसला करेगी, और वो जाहिर है उसमें मारकुटाई का खतरा है। इसलिए लॉ ने कहा कि हर एग्रीमेंट में अंडरस्टूड है कि इन केस ऑफ ब्रीच दूसरी पार्टी लीगल एक्शन ले। अगर एग्रीमेंट में लिख भी दिया ना कि ब्रीच के केस में लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो ये प्रोविजन वाइड, ये एग्रीमेंट वाइड नहीं कर रहा, यानी एग्रीमेंट सारा वैलिड होगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है ना ये वाइड होगा। आपको पता है ना जज के पास पावर होती है, चाहे तो पूरे का पूरा एग्रीमेंट वाइड कर दे, चाहे उसमें से कुछ कंडीशन पार्टली वाइड कर दे। तो ये वाला सेक्शन वाइड होगा, बाकी का जो भी लेन देन एग्री हुआ है वो वैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग समझ आ गया? ये भी वाइड, ये भी, लेकिन इसका मतलब स्टूडेंट बात का ये समझते सर पूरा एग्रीमेंट ही वाइड होगा। नहीं, एग्रीमेंट उसमें जो ये लाइन लिखी हुई है ना, जैसे वो होता था केस कौन सा, जैसे कौन सा, नहीं ऐसे नहीं बताएंगे आप, जैसे नहीं एक मिनट, नहीं एग्जांपल मैं बेसिकली पूछना ये चाह रहा हूं कि इसमें पूरा एग्रीमेंट वाइड नहीं है, सिर्फ वो जो लाइन, एक मेहमान जी आप हाँ, अब 3 स्टूडेंट हैं वैसे, चले बाहर आ, शुक्र है। ये एक भाई ये पीछे ये ट्रांसफर कीजिएगा, प्राइस दो, बिल्कुल ठीक। जैसे हमने पार्टली लॉफुल और पार्टली अनलॉफुल वाला कंसेप्ट पढ़ा था ना, जब किसी एग्रीमेंट में बहुत सी चीजें एग्री हो
उनमें से कुछ अनलॉफुल हो, कुछ लॉफुल, तो क्या लॉ पूरे के पूरे एग्रीमेंट को वाइड कर देता है? नहीं नहीं, लॉ कहता है इसको सेपरेट करके देखो, अगर सेपरेबल है तो लॉफुल वाला वैलिड है, अनलॉफुल वाला वाइड होगा, सिर्फ पूरे का पूरा एग्रीमेंट नहीं। तो यहां पे भी चूंकि बाकी का एग्रीमेंट वैलिड है, सिर्फ वो जो लाइन नीचे लिखी है ना कि हम एक्शन नहीं ले सकते एक दूसरे के खिलाफ इन केस ऑफ ब्रीच, वो कानून के खिलाफ है, सिर्फ वो वाइड होगी, बाकी का एग्रीमेंट वैलिड। क्लियर हो गया ये? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। क्विक सी रिवीजन करते हैं। मिस्टेक की दो टाइप्स, कौन कौन सी? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में यूनिलैटरल है तो वैलिड, बाइलैटरल है तो, और मिस्टेक ऑफ लॉ में पाकिस्तानी लॉ की, फॉरेन लॉ की, डिपेंड करता है, वही है जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी यूनिलैटरल है वैलिड, और बाइलैटरल यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ और बाइलैटरल मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ। यूनिलैटरल मिस्टेक, हाँ नहीं है ना टाइप, बिल्कुल, तो मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि इस नहीं है, इसका मतलब हर तरह का वैलिड होगा। और यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ और बाइलैटरल मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। चलिए आगे चलते हैं। वाइड एग्रीमेंट्स की लिस्ट है हमारे सिलेबस में, कुछ हम कंसेप्ट्स पढ़ चुके हैं, कुछ पढ़ने हैं। जो पढ़ चुके हैं वाइड एग्रीमेंट्स वो कौन कौन से हैं? इनकम्पिटेंट पर्सन के साथ, इलीगल एग्रीमेंट, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज, और जो भी पढ़ने हैं डिटेल में पढ़ने, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। शाबाश, बिल्कुल, ये था हमारा आज का लेक्चर। अभी क्वेश्चन की तरफ चलना है हमने, कोई इशू हो तो पूछ लीजिए, कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन में भी मजीद कुछ चीजें डिस्कस करने वाली आएंगी। पॉज कीजिएगा जी, स्टार्ट करें डिस्कशन। चलिए बंद कर दें, नोट्स बुक्स वगैरह बंद कर दें, सब कुछ। जी पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट्स फॉलोइंग हैव ऑन द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पहला, यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, वैलिड, शाबाश। बी, यूनिलैटरल मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, वैलिड, शाबाश। म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, ये म्यूचुअल तो हमने पढ़ा ही नहीं, बाइलैटरल, शाबाश, ये वॉइड है, करेक्ट। चलिए, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 87 कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स कॉज्ड बाय मिस्टेक। इसका मतलब है हमने मिस्टेक रिक्वायरमेंट में कह दिया उसने कि मिस्टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट करना है, वरना हम शायद किसी और लीगल प्रोविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कमेंट कर सकते थे। चलें, डिस्कशन करने के लिए हम अगर कोई और प्रोविजन भी एप्लीकेबल है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मिस्टेक को भी कवर करेंगे। पहला, आजम एंड बाबर मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन एर्नेस्ट बिलीफ दैट ए पर्टिकुलर डेट इज बार्ड बाय पाकिस्तानी लॉ ऑफ लिमिटेशन। जी, ये कौन सा रीजन क्या है? मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ, मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ पे एग्रीमेंट वैलिड होता है। क्लियर? आगे, एंड्रयू ए पाकिस्तानी एग्रीज टू एक्सपोर्ट ए पर्टिकुलर मेडिसिन टू बोरिस ए फॉरेन नेशनल unknown to both of them by let the law of that country has banned the sale and purchase of that particular medicine। mistake of foreign law और bilateral है, क्या होगा? void, correct। C, Atif agrees to buy from Babar a certain horse. It turns out that the horse was dead at the time of bargain, though neither party was aware of the fact। mistake of law या mistake of fact? मिस्टेक ऑफ, अच्छा कौन सी वाली एग्जांपल? एग्जिस्टेंस वाली, हाँ जी। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है यूनिलैटरल के बाइलैटरल, बाइलैट, तो ये क्या है? लेकिन क्या हमने कोई और प्रोविजन भी पढ़ी हुई है? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वाली। ये एग्रीमेंट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो चुका है, इस वजह से भी वॉइड है, ठीक है। हम वहां पे भी कर सकते, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, आप बेहतर है कि मिस्टेक की बजाय इम्पॉसिबिलिटी वाली साइड पे जाए। D, Asif agrees to buy from Bakar all his horses believing that Bakar has 3 horses but Bakar actually has 2 horses। mistake of law या mistake of fact? कौन सी टाइप फैक्ट है? क्वांटिटी, शाबाश। अच्छा, अगर इसमें ये होता कि जी क्वांटिटी उसने ना बताई होती 3 के 2, ये एग्रीमेंट ऑल हॉर्सेस जितने भी हैं मैं पर हॉर्स इस रेट से खरीदूंगा, वो एग्रीमेंट फिर वैलिड होता। चलिए आगे चलते हैं। Arif agrees to buy a particular horse from Bakir. Both believe का मतलब by that it to be a race horse, but it turns out to be a cart horse। वो रेस का घोड़ा समझ रहे थे और छकड़े का घोड़ा निकला, तो क्या है ये? वाइट, बाइलैटरल मिस्टेक ऑफ, आगे फैक्ट के अंदर कौन सी टाइप? क्वालिटी, शाबाश, क्वालिटी।
नहीं आइडेंटिटी नहीं, अच्छा आइडेंटिटी तो होता है कि ब्लैक हॉर्स या व्हाइट, वो एक समझ रहा था ब्लैक हॉर्स, दूसरा समझ रहा था F. Amir agrees to buy a particular horse from Basit, who mentioned due to typing error in his letter that a price was between 1150 instead of 515. Mistake हो? Value, क्या ये mistake of value है? अच्छा इसमें सुन लीजिए, इसमें ये कंट्रोवर्शियल एग्जांपल है, इसमें हमारा ओपिनियन कुछ, मेरा ओपिनियन कुछ हो रहा है, आई कैप का ओपिनियन कुछ हो रहा है। पहले मैं आई कैप का ओपिनियन आपके सामने रख देता हूं। आई कैप ये कहता है कि ये बाइलैटरल मिस्टेक है, एक पार्टी कुछ और प्राइस समझ रही है, दूसरी पार्टी कुछ और। जिस तरह ये था कि एक पार्टी अगर समझ रही है कि व्हाइट कार हम सेल कर रहे हैं, दूसरी पार्टी समझ रही है हम ब्लैक कार बाय कर रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट वाइड होता था बाइलैटरल मिस्टेक की वजह से। तो उसी तरह यहां पे भी एक पार्टी समझ रही है प्राइस 5150 है, जिसने टाइपिंग एरर की वजह से सेंड किया, और दूसरी पार्टी जिसको लेटर मिला वो क्या समझ रही है 115। आई कैप के मुताबिक क्या है वाइड। लेकिन प्रैक्टिकली हिस्ट्री में हमें बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं कि सम टाइम एक मिनट के लिए भी कुछ लोगों ने शेयर सेल करने थे, शेयर प्राइस में 5000 की बजाय 500 लिख दिया, और एक मिनट के अंदर अंदर करोड़ों शेयर्स ब्रोकर्स ने बाय कर लिए, और बाद में उन्होंने क्लेम किया कि ये तो गलती होगी थी, वरना हमारे शेयर की प्राइस 5000 है। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, आपने जो प्राइस कोट की अगले बंदे ने एक्सेप्ट कर ली, अब आप उससे बैकआउट नहीं कर सकते। तो जो मेरा ओपिनियन है इसमें, ये एग्रीमेंट वैलिड है, चाहे गलती से आपने प्राइस कोट कर दी, लेकिन एक प्राइस कोट कर दी तो वो वैलिड है, ठीक है। बल्कि कुछ ऐसे केसेस भी थे जिसमें एम्प्लॉय ने, ठीक है, समटाइम कुछ होते हैं जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज, हम समझ रहे होते हैं किसी काम के नहीं है, लेकिन उनकी वजह से बाज़ औक़ात सिग्निफिकेंट लॉसेज हो जाते हैं। एक क्लर्क था, उसने टाइपिंग करते हुए केबल का रेट था पर मीटर का, तो वो उसने डॉलर, यूएसए का केस है, उसने $10.5 रेट कोड करना था, उसने टाइपिंग एरर की वजह से $1.05 रेट कोड कर दिया, दूसरी कंपनी ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। अब इस कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव था, बाद में वो केस गया बकायदा कोर्ट में, उसने कहा कि जी हमारे एम्प्लॉय ने किया है। उन्होंने कहा नहीं, एम्प्लॉय आपका रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है, एजेंट था, एम्प्लॉय ने जो एग्रीमेंट किया उसकी अथॉरिटी में आता है, क्योंकि आपने उसको अथॉरिटी दी या कोई निगोशिएशन कर सकता है। तो उसने अब प्राइस अगर उसने गलती से भी कर दी, लेकिन ऑफर चुके चली गई, वो एग्रीमेंट वैलिड है। इसीलिए ये वाला जो एग्रीमेंट है मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये वैलिड है, चाहे आपने टाइपिंग एरर की वजह से गलत कोड कर दी, प्राइस ऑफर कोड हो गई, एक्सेप्ट कर लिया उसने, वैलिड एग्रीमेंट। आई कैप के मुताबिक ये वॉइड है। मेरा ख्याल है इसको वैलिड करना चाहिए। इस तरह के इश्यूज ना अकाउंटिंग में और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आए हैं। हमने आई कैप से पूछा कि सम टाइम ऐसा होता है कि बुक में कुछ और लिखा होता है, चीज़ें रिवाइज हो चुकी होती हैं, बुक में पुरानी है, या सम टाइम कुछ एडजस्टमेंट्स अकाउंटिंग में या लॉ में कुछ गलत होती हैं। तो उन्होंने कहा जी ये जो स्टडी टेक्स्ट है ये और लोग बनाते हैं, और जो एग्जाम पेपर सेटर है, पेपर चेकर है, ये और लोग होते हैं। इसीलिए अगर कभी कोई लीगल प्रोविजन पुरानी है किसी बुक में, या फर्ज कीजिए, ऐसे होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर वो गलत है लेकिन कोई ऐसा आता है, तो हम जो करेक्ट सोल्यूशन होगा उसके मुताबिक चेकिंग करेंगे, ठीक है। तो मेरा फिर मशवरा यही है कि आप जो करेक्ट है इसका, जो हमारे ओपिनियन के मुताबिक उसी को फॉलो करें, कि इसको वैलिड करें। लेकिन बार लाइक आपने एग्जाम्पल आज तक टेस्ट नहीं की हुई जी, वैलिड है। ऑफर जो भी ऑफर प्राइस कोड की उसने, वो वैलिड। अब दूसरी पार्टी को तो नहीं पता कि ये गलती से किया है कि सच में यही प्राइस है। इस तरह अगर इसको लाओ कर देंगे तो फिर तो जो भी कस्टमर चीज खरीदने पे तैयार हो जाएगा, हम कहेंगे नहीं सॉरी गलती लगी थी, 10 रुपए रेट और बढ़ा दिया, वो तो फिर इस तरह चलता रहेगा। आगे चलते हैं। Azam agrees to buy from Babar a certain horse. Babar has one race horse and one cart horse. Azam thinks that he is buying race horse, but Babar thinks that he is selling cart horse. जी ये दोनों गलती में है। बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट अबाउट आइडेंटिटी। शाबाश। इसको वैसे हम नॉर्मली से पहले भी जो हमने एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हैं उसमें क्या है, अनसर्टेनिटी। शाबाश। बल्कि कंसेंट वाला भी था कि कंसेंट ही नहीं है। हमने जब पढ़ा था कंसेंट और फ्री कंसेंट में फर्क, तो उसमें कंसेंट में पढ़ा था बोथ पार्टीज एग्री सेम थिंग ऑन सेम, तो सेम थिंग पे एग्री नहीं कर रहे। अच्छा, इस जी वाली एग्जांपल में और एफ वाली ई वाली एग्जांपल में क्या फर्क है? हाँ, इसमें दोनों नहीं,
उसमें जो सब्जेक्ट मैटर था उसकी क्वालिटी का इशू था, इसमें उसकी आइडेंटिटी का इशू था। एच, अदील एग्रीज टू बाय पर्टिकुलर हॉर्स फ्रॉम मजहर, अननोन टू बोथ पार्टीज द दैट हॉर्स इज ऑलरेडी ओन्ड बाय अदील। टाइड और बायलैटरल के यूनिलैटरल, वैलिड के वाइड, वॉइड। शाबाश, आगे चलते हैं। Azam agrees to sell to Babar a specific cargo of goods supposed to be on its way from England to Karachi. It turns out that before the date of the bargain, the ship conveying the cargo had been cast away and the goods lost. Neither party was aware of the facts. Bilateral mistake of fact. और कौन सी? About अच्छा, आगे टाइप लिखना एग्जाम में आपके लिए लाजमी नहीं है, एग्जिस्टेंस है, क्वालिटी है, नहीं, वो सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए आपसे पूछ रहा हूं। तो ये वैलिड के वाइड, वाइड, इससे पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, इम्पॉसिबल, उस कंटेक्स्ट में भी ये वर्ड है। आजम बाइज ए पेंटिंग बिलीविंग इट टू बी वर्थ ₹100,000 व्हाइल इन फैक्ट इट इज वर्थ ओनली ₹। तो मिस्टेक है कि नहीं? मिस्टेक ऑफ वैल्यू मिस्टेक नहीं है, ये एग्रीमेंट वैलिड है। शाबाश। नेक्स्ट, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स। ए, ये वो दूसरा जो हमारा मिस्टेक वाला क्लियर हो गया, खत्म हो गया। अब ये वाइड बारे में से क्वेश्चन पूछ रहा है। बुशरा प्रॉमिसेस विद आजम फॉर गुड कंसीडरेशन दैट शी विल नॉट मैरी सलमान। ये एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ मैरिज। शाबाश, वाइड है। सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर 100 टन ऑफ ऑयल, देयर इज नथिंग व्हाटसोएवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड। अच्छा, अब इसमें दो एग्जांपल्स आपको बता दूं। पहले एग्जांपल, एक बंदे के पास व्हाइट कार ब्लैक कार दोनों है, और एक बंदा कहता है कि जी आप अपनी कार मुझे 5 लाख में बेचेंगे। ये एग्रीमेंट वाइड है। क्यों? कौन सी वाली कार? लेकिन एक बंदे के पास कार ही एक है, अब भी सेम ऑफर की, अब नहीं बताया व्हाइट के ब्लैक, ये एग्रीमेंट वैलिड है। क्यों? अब है ये। तो यहां पे कह रहा है, इससे हमें ये, इस लाइन से ये पता चल रहा है देयर इज नथिंग व्हाटएवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंड, कि हां डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल। तो ये एग्रीमेंट क्या है? सी में कह रहा है दाऊद हु इज ए डीलर इन कोकोनट ऑयल एग्रीज टू सेल टू बाबर 100 टन ऑफ ऑयल। अब देखें, ऑफर यहां पे भी, एग्रीमेंट यहां पे भी सेम वर्ड्स हैं और यहां पे भी सेम है। ऊपर वाले में वो डिफरेंट टाइप्स में डील कर रहा है, इसलिए वाइड है, और इस वाले में क्यों टाइप एक ही है, तो अंडरस्टूड है कि उसी टाइप की डीलिंग हो रही है। वी एग्रीमेंट वाइड है, सी वैलिड है। आगे चलते हैं। डी, सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर ऑल द ग्रेन इन माई ग्रेनरी एट पेशावर। पेशावर में मेरे को, लेकिन इसमें क्वांटिटी तो नहीं पता क्या है, तो अभी नहीं पता, लेकिन उसे सर्टन किया जा सकता है। गोदाम में पहुंचेंगे, काउंट करेंगे, जितना भी होगी ग्रेन वो सारी सेल हो जाएगी जी। हाँ, 2-3 हुए गोदाम, तो उसे मेंशन कर देना पेशावर। अब ये ना कहेगा पेशावर में भी 2 दिन, वो फिर मेंशन करता कौन से वाला। E, Slim agrees to sell to Babar 1,000 months of rice at a price to be fixed by Kashif. थर्ड पार्टी, मेरा ख्याल है ये एग्रीमेंट अनसर्टन है, क्योंकि इसमें प्राइस फिक्स ही नहीं है। हाँ, जिस तरह ऊपर वाले डी वाली एग्जांपल में क्वांटिटी फिक्स नहीं थी, लेकिन वो कैपेबल, आपने वर्ड पढ़ा कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन, यहाँ पे सर्टन नहीं है लेकिन कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है। डी भी और ई भी। डी कैसे कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है? भाई गोदाम में जाओ, काउंट कर लो, पता चल जाएगा कितनी क्वांटिटी है। ई कैसे कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन? काशिफ के पास जाओ, कंफर्म कर। नॉर्मली यहाँ पे काशिफ की बजाय गवर्नमेंट का वर्ड यूज होता है, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड कर रही होती है। काशिफ कौन है? जो वो डीसी वाला और थोड़ी है डिसाइड करेगा। लेकिन सम टाइम इसे लिखा जा सकता है कि जी वो डीसी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो प्राइस होगी, उस प्राइस पे हम अगले महीने सेल परचेज करेंगे। तो ये एग्रीमेंट वैलिड है, हालांकि इसमें प्राइस कंफर्म नहीं है कि क्या है, लेकिन लिख दिया है कि कंफर्म हो सकती है। जी जी, हाँ जी बिल्कुल। काशिफ एक ऐसी थर्ड पार्टी है जो प्राइस रेगुलेटर है। यहाँ पे काशिफ से मुराद प्राइस रेगुलेटर है। ऐसा नहीं है कि पार्टीज एक दूसरे, मैं अगर इनके साथ एग्रीमेंट कर लूं कि मैं आपसे बाइक खरीदूंगा एट ए प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय यू आफ्टर 1 मंथ, तो ये तो 10 करोड़ फिक्स कर देंगे प्राइस। वो मैं पागल थोड़ा कि मैं इनके ऊपर छोड़ूंगा प्राइस, वो तो पार्टी है, वो तो यही जाए। और अगर बायर हुआ तो वो कहेगा 10 रुपए की है। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी होती है नॉर्मली रेगुलेटर्स होते हैं प्राइस के, जैसे पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस के रेगुलेटर्स हैं, और इवन हाँ जी बिल्कुल, और ये जो फल सब्जियां होती हैं इनकी भी प्राइस रेगुलेट की जाती है। तो यहाँ पे काशिफ से मुराद प्राइस रेगुलेटर है। उससे यहाँ पे इंडिविजुअल वर्ड की बजाय ना किसी कॉर्पोरेशन का नाम यूज करना चाहिए था, गवर्नमेंट का, इससे क्लियर होता।
एक दूसरी बुक में मैंने एग्जांपल पढ़ी, उसमें उसने रेगुलेटर का वर्ड यहाँ यूज किया था, उससे कंसेप्ट क्लियर हो गया था। आगे चलते हैं। नहीं थैंक्स, अभी नहीं। सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर माई व्हाइट हाउस फॉर रुपीज 500 और रुपीज 1000। हाँ, क्योंकि पता नहीं 500 के 100 प्राइस सर्टन। अच्छा, और अगर सिर्फ वो इतना कहता माई व्हाइट हाउस, अमाउंट बताता ही ना, फिर सर्टन होता कि अनसर्टन? गए मार। देखिए, दो प्राइस बताई तो अनसर्टन हो गया कि पहली वाली लगेगी कि दूसरे वाली। एग्री करता, एक प्राइस होता तो वैलिड होता। सर अगर प्राइस कुछ भी नहीं लिखी हुई, रीजनेबल प्राइस, शाबाश। कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्राइस कुछ भी ना लिखी हो तो ला रीजनेबल प्राइस उसमें ऐड करवाता है जी। आजम एग्रीज टू पे रुपीज 1000 इफ बाबर मैरीज सलमा, ए मुस्लिम वुमन हु इज ऑलरेडी मैरिड टू दाऊद। वर्ड एच, आजम एग्रीज विद बाबर टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। वर्ड जे, हबीब एग्रीड विद अरसलान दैट ही विल बाय रेफ्रिजरेटर फ्रॉम अरसलान फॉर रुपीज 80,000। अच्छा, ये बताइएगा कौन सी प्रोविजन थी? Habib agreed with Arslan that he will buy a refrigerator from Arslan for rupees 80,000 if Habib received cash from Sajid in an agreement in which he will discover gold by magic for Sajid. भाई इम्पॉसिबल तो ये वाला है ना, साजिद वाला। हबीब और अरसलान का इम्पॉसिबल थोड़ी है। हाँ, तो इसका मतलब है जो वाइड एग्रीमेंट के साथ कोलैटरल एग्रीमेंट हो वो भी वाइड होते हैं, तो ये वाइड होगा। अच्छा, वो याद है आपको? अच्छा, मुझे बताइए, कोलैटरल एग्रीमेंट भी वाइड होते हैं, ये सिर्फ वाइड एग्रीमेंट के साथ, सारे वाइड एग्रीमेंट्स के साथ है कि सिर्फ इलीगल एग्रीमेंट के साथ है? हमने वाइड एग्रीमेंट के इफेक्ट पढ़े थे ना। एक तो ये पढ़ा था ना वाइड एग्रीमेंट वाइड है, वो तो चले लिखी बड़ी बात है ना, वाइड है। एक फिर ये पढ़ा था कोलैटरल एग्रीमेंट भी वाइड होंगे। कोलैटरल एग्रीमेंट सिर्फ इलीगल के केस में वाइड होते हैं कि हर वाइड एग्रीमेंट के केस में वाइड होते हैं? हर वाइड एग्रीमेंट के केस में, शाबाश। और जो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होती है वो वो इलीगल में नहीं, वो बाकी सारे वाइड एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।